नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के कानूनी लोकप्रिय प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम जानवरों के हित में बनाए गए कानून और प्रावधानों की जानकारी आपको देंगे। भारतीय संविधान हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। भारत के संविधान ने जानवरों को भी जीवन जीने का और आजादी का अधिकार दिया है। अगर इनके जीवन को बाधित करने का कोई प्रयास करता है तो इसके लिए संविधान में कई तरह के दंड के प्रावधान हैं। इसके लिए सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लेकर आई है और साथ ही ये कानून देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने और अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। जनवरी 2003 में अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर कर दिया गया था। इस कानून के अंदर नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व आदि के प्रावधान भी है। ये तो ठीक है, बुनियादी जानकारी। जानवरों के हित में बनाए गए कानून और प्रावधानों की जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। नंबर्स आपको बता देते हैं। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी कॉल कर सकते हैं और जानवरों के हित में बनाए गए कानून की जानकारी आप ले सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जानवरों के हित से जुड़े हुए अगर आप कानून के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। परमानंद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो विस्तार से, बहुत तफसील से आपको जानकारी देंगे और बताएंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। कानूनी सहायता के लिए डायल करें 0120612793 या फिर 0120612793। तो परमानंद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमानंद जी, ये बताइए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्यों लाया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसा कि इसके नाम से ही ध्वनित होता है कि केवल मनुष्य नहीं, जैसा कि आपने शुरू में कहा, जानवरों के लिए जो वाइल्ड लाइफ है उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी ये कानून बनाया गया है। इनकी तस्करी न की जा सके, इनको अनायास मारा न जा सके, इनके ऊपर हिंसा न की जा सके, इस नाते वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 लाया गया। आपको शायद ये जानकारी होगी, सारे लोगों को जानकारी कि वाइल्ड लाइफ एक्ट आने के पहले क्या होता था कि लोग शिकार खेलते थे। उसमें कभी चीते का, कभी कभी किसी चीज का शिकार करते और ले आते थे और उसको ट्रॉफी की तरह अपने घरों में सजाते थे। खासतौर पर राजा महाराजा लोग जो होते थे, जो उस समय के राजा महाराजा जैसे लोग होते थे, वो अपनी बंदूक से शिकार करते थे और ले आकर के अपनी ट्रॉफी की तरफ सजाते। ऐसी स्थिति हो गई थी कि इस देश में शेर तो खत्म ही हो गए, मतलब लायंस तो लगभग खत्म हो गए। जो टाइगर भी बचे रह गए उनमें भी संख्या बहुत ज्यादा खत्म होने लगी। तमाम तरह के हाथी, रेप्टाइल्स जो आपको देखेंगे नदी की तालाब में दिखाई देते हैं, वो उस ढंग के क्रोकोडाइल्स खत्म हो गए। जो बहुत सारे तरह के सांप, सर्प और लिजार्ड या छिपकली इत्यादि तमाम तरह की चीजें खत्म हो गई, क्योंकि लोग हमारे शौक से उसको उनका शिकार करते हैं। इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, फ्लोरा और फौना की, जानवरों की और पौधों की संरक्षण के लिए ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में लाया गया, जिसके कारण बहुत लाभ हुआ है इसमें वन्य संरक्षण। जी परमानंद जी, ये बताइए कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना आखिर क्यों की जाती है और कौन कौन पदाधिकारी इसमें रहते हैं? देखिए, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो आप कर रही हैं, इसकी स्थापना इसलिए की जाती है कि समय समय पर ये रिव्यू करके बताएं कि क्या जरूरी है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और कौन कौन से कानून बनाए जा सकते हैं या उसके बारे में क्या किया जा सकता है। सामान्य तौर पर ये वन्य जीव, ये जो वाइल्ड लाइफ नेशनल बोर्ड है, ये इसके लिए इसमें अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री का पद होता है।
लेकिन जो राज्यों में किया जाता है वो नेशनल नहीं होता, स्टेट का होता है, उसमें मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। और जो नेशनल लेवल पर होता है उसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होते हैं वो उनको उसका उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इसमें एक्सपर्ट लोगों को भी रखा जाता है और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी रखा जाता है। 5 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिनमें 3 तो लोकसभा के होते हैं, 2 राज्यसभा से लाए जाते हैं। इस तरह से इसका खास उद्देश्य ये होता है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किस तरह के कानून की जरूरत है, किस तरह इनका संरक्षण किया जा सकता है और इस पर क्या नई नई चीजें लाई जा सकती हैं, पर ये विचार करता है। और हर 2 साल में इनको अपनी रिपोर्ट पेश करनी होती है, जिस पर कि उन पर एक तरह से अमल किया जाता है। जी, ठीक है सर। ये बताइए कि नेशनल पार्क की अवधारणा क्या है और इससे जुड़े प्रावधान क्या है? क्या कार्रवाई यहाँ प्रतिबंधित है? देखिए, नेशनल पार्क सामान्य तौर पर तो लेके एक तरह से आजकल नेशनल पार्क की स्थिति आ गई कि टूरिज्म के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। नेशनल पार्क में जाते हैं, वहां पर लोगों को देखते हैं कि आप जा करके देखिए कि कैसी स्थिति है। दुनिया के तमाम देशों में, जैसे अमेरिका में है, वहां पर तो एक टैक्स लगाते हैं कि इतना आप टैक्स दीजिए, और एज्यूमिटी पार्क में और बहुत सारी जगहों पर आप देखिए तो जा करके देखेंगे तो लगेगा कह रहे ये कितना अच्छे ढंग से मेंटेन किया हुआ पार्क है। उसमें वन्य जीव साफ साफ दिखाई देते हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी अगर आप कान्हा नेशनल पार्क में चले जाइए या जिम कॉर्बेट पार्क में चले जाइए या दुधवा नेशनल पार्क में चले जाइए, आप देखेंगे कि बहुत सारे वन्य जीव वहां पर दिखाई देते हैं। एक सीमा तक आप वहां ले जा सकते हैं और एक सीमा के बाद सामान्य तौर पर ये कहते हैं मनोवृत्ति ऐसी होती है कि लोग यहाँ पर वन्य जीवों को देखते ही कभी पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, कभी उनको और ढंग से चिढ़ाना शुरू कर देते होंगे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो यहाँ का जिम कॉर्बेट पार्क बना है, वो जिम कॉर्बेट तो उस एरिया में रह चुके हैं। उन्होंने मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नाम की किताब लिखी है, हालांकि वो बाद में उनका निधन साउथ अफ्रीका में हुआ, वो हिंदुस्तान में नहीं मरे। उसमें उन्होंने कहा है कि तमाम लोग ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं कि तमाम जो बहुत सारे हिंस जीव जो होते हैं वो हिंसा पर इसलिए उतारू हो जाते हैं कि उनको हिंसा को करने के लिए बाध्य करते हैं। तो कई बार ये दिखाई देता, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो हिंसक जीव है वो मनुष्य है। वो उनको वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कोई काम नहीं करता है और बलबत्ता उनको मारने पर तैयार होता है, उन पर खाल खींच लेने के तैयार हो जाता है। और तो वो देखता है कि अरे ये हमारे प्रति ऐसा व्यवहार होता है, तो इसी स्थिति में वो हिंस हो जाते हैं और हिंसा पर उतार हो जाते हैं। तो आप कहीं भी चले जाइए, जिम कॉर्बेट पार्क में चले जाइए, दुधवा नेशनल पार्क में जाइए, कान्हा में जाइए और आप असम के पार्क में जाइए, देख लीजिए कि कैसी स्थिति आती है कि लोग जो टूरिज्म के नाम पर जाते हैं, जहाँ पर उनको बहुत सारे अंकुश होता है, वहां पर भी वो पशुओं पर कभी कभी पत्थर फेंकते हैं, कभी और भी चीज करते हैं। आकर अब तो खैर वो बंद हो गया, नहीं तो कई लोग तो वहाँ गुलेले लेके जाते थे और उससे पशुओं पर हमला करते थे। तो ये सारी चीजें बंद हो गई हैं और इन्हीं लिए नेशनल पार्क की स्थापना की गई है कि उस नेशनल पार्क में किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिससे कि पशुओं के हित का कोई भी व्यवधान उत्पन्न हो, इसीलिए नेशनल पार्क की स्थापना। जी पांडे जी, ये बताइए कि कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, ये बात आपने ठीक कहा। कंजर्वेशन रिजर्व जो होता है और कम्युनिटी रिजर्व, जैसे अगर आप कहीं पार्क में जाएं तो एक एरिया ऐसा होता है जो गवर्नमेंट लैंड, तो वो तो कंजर्वेशन रिजर्व में आ गया। एक एरिया ऐसा है कि जिसमें सरकार का ही आधिपत्य होता है, सरकार के अलावा किसी को जाए, लेकिन उस पार्क के, उस सेंचुरी के आसपास, उस अभयारण्य के आसपास बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं, इलाके होते हैं, जहां पर वो कम्युनिटी के लोग अपनी बात तय करते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमको इनसे सुरक्षा के लिए काम करना होगा और इनकी सुरक्षा के लिए हमको ये उपाय अपनाना। तो जो कंजर्वेशन रिजर्व होता है वह सरकारी भूमि पर होता है और सरकार के नियम लागू किए जाते होते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी का रिजर्व होता है, कम्युनिटी अपना ढंग से सोचती है कि किस ढंग से हमको पशुओं की सुरक्षा करनी है और पशुओं की सुरक्षा के लिए हमको क्या क्या उपाय अपनाने पड़ेंगे। यही इनका मुख्य अंतर होता है कंजर्वेशन रिजर्व में और कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी माने समुदाय का,
ये एक एरिया में बैठने वाले, पार्क के पास बनने वाले जितने गांव होते हैं, गांव के लोग, कम्युनिटी के लोग इस चीज पर विचार करते हैं कि हमको क्या काम करना चाहिए कि जिससे पशुओं की सुरक्षा, वन्य जीवों की, पशुओं नहीं, वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके, और उसके लिए हम काम करते हैं। यही खास अंतर है और कोई खास अंतर नहीं। जी, ठीक है। टाइगर रिजर्व की जरूरत खास तौर पर आखिर क्यों पड़ी? टाइगर रिजर्व की जरूरत इसलिए पड़ी कि मैंने शुरू में ही कहा था कि टाइगर जो है, बहुत लोग ऐसी स्थिति पैदा कर दिए थे कि टाइगर मार करके कई लोग अपने ट्रॉफी की तरफ अपने घरों में सजाने लगे, और ये स्थिति आ गई थी कि ये एक्सटिंक्ट श्रेणी एक पशुओं की, वन्य जीवों की आ गई, ऐसी कि ये लुप्त प्राय होने लगे। जब लुप्त प्राय स्थिति को होने लगती है तो ऐसी पशुओं की सुरक्षा के लिए ही ये वाइल्ड लाइफ एक्ट आया है। जो लुप्त प्राय हो रहे हैं, जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ऐसे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए इनको लाया गया है। और इन्हीं में लुप्त केवल टाइगर नहीं, बल्कि और भी प्रजातियां हैं जो लुप्त प्राय हो रही हैं, उनकी सुरक्षा के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट है। तो टाइगर रिजर्व जो किया गया है, टाइगर जैसे बंगाल में आप जाएंगे देखेंगे, बंगाल का ये जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर अब तो स्थिति भारत में इतनी अच्छी हो गई है कि पहले भारत में टाइगर की संख्या बहुत कम हो गई थी। अब तो 15-20 वर्षों के समय में आप देखेंगे तो कि गुजरात में गिरी टाइगर्स में और रिजर्व में और कई जगहों पर टाइगर की संख्या अब हमारे पास बहुत अधिक हो गई है। यहाँ तक कि हम विदेशों में भी टाइगर को भेजने लगे हैं। तो ये एक अच्छी चीज हुई है कि टाइगर जो लुप्तप्राय होते जा रहे थे, उनकी संरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये सारे कदम उठाए गए हैं, जिससे हमारे देश में अब टाइगर की बहुत अच्छी वृद्धि हुई है, और हम तो अब विदेश में भी भेजने लगे हैं इनको। बिल्कुल ठीक है। टाइगर रिजर्व की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, परमानंद पांडे जी ने बहुत बेहतर तरीके से हमें समझाया, हमारे दर्शकों को बताया। पांडे जी आप बने रहिए। दरअसल आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज हम बात कर रहे हैं। आज हम आपको जानवरों के कानून के बारे में बता रहे हैं और परमानंद पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे जी ये बताइए कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में भी बताइए विस्तार से, और ये कब बनाया गया था, इसके कौन कौन सदस्य होते हैं, फंड ग्रांट कहाँ से और कैसे मिलते हैं? देखिए, ये जो टाइगर अथॉरिटी के फंड जो है, वो तो कुछ तो सरकार देती है, कुछ इसमें विदेशी लोग भी देते हैं, वर्ल्ड बैंक से दिया जाता है और जगहों से भी इस चीज को फंड से यहाँ पे आते हैं। और ये टाइगर के रक्षा के लिए कोई चिंता इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में है। आपको बताएं कि ये देश में नहीं, पूरी दुनिया में तमाम ऐसे जानवरों की हत्या इसलिए कर दी जाती है कि वो उनका दुरुपयोग करते हैं। मैंने कहा वो ट्रॉफी की तरफ सजाने की छोड़ दीजिए, बहुत सारी जगहों पर तो तमाम ऐसे जानवरों की हत्या इसलिए कर दी जाती है कि वो यौन शक्ति को बढ़ाते हैं, कहते हैं उनकी यौन शक्ति बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये केवल भारत की समस्या नहीं है, दुनिया के तमाम देशों में ये धन की समस्या है जिसको लेकर के होता है। और जो हमारे देश में बना है ये टाइगर अथॉरिटी जो बनाई है, ये टाइगर के संरक्षण के लिए बनाई गई है। और अब तो देखिए गिर टाइगर फॉरेस्ट हो गया है गुजरात का, बंगाल में आप टाइगर फॉरेस्ट हो गया है, ये कान्हा में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया है। तो कई जगहों पर ये जनता सरकार ने इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के एक्ट के तहत ही टाइगर के संरक्षण की बात कही गई है, और ये संरक्षण से ये काफी सुधार हुआ है। और ये जगह, हर जगह पर वो वहाँ के फॉरेन जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं प्रदेश के, वो उस चीज को ध्यान देते हैं। और सेंट्रल में जो बात होती है उसके प्रधानमंत्री खुद उसका मॉनिटरिंग करते हैं, और जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री होती है उस चीज को देखती है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करती है कि किस ढंग से टाइगर की रक्षा के लिए क्या काम उठाया जाना चाहिए और कैसे इनके बढ़ोतरी की जानी चाहिए, कैसे इन पर रोक लगाई जा सकती है। और ये इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, और इसी चीज को ध्यान में रखने के लिए ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम किया जाता है। जी पांडे जी, टाइगर एंड अदर एंडेंजर्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्यों बनाया गया और ये क्या काम करता है? आपको मैं बताऊं ना कि ये एंडेंजर्ड ब्यूरो जो ऐसी खतरनाक जो स्थिति जिनसे खतरा उत्पन्न हो गया, ये इंस्टिंक्ट स्पीशीज की रक्षा के लिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज की रक्षा के लिए बहुत सारे स्पीशीज हैं इस देश में। आप देखेंगे कि तमाम इस देश में
सांप जो हैं, सर्प बहुत इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुके हैं। कुछ सर्प हैं, कुछ सर्प खत्म हो चुके हैं। तमाम ऐसे विषैले सर्प जो इस देश में पाए जाते थे, जिनसे बहुत सारे लोग, देखिए हम पूजा तो करते हैं, लेकिन उसकी हम सुरक्षा नहीं करते। हम कई चीजों को, टाइगर की भी पूजा करते हैं और माता दुर्गा की सवारी के रूप में उनको रखते हैं, कहते हैं ये शेर को बैठी हुई है, लेकिन कहते हैं कि इतना हिंसक आदमी हो जाता है कि उनको देखते ही नहीं। इसी नाते इनके सुरक्षा के लिए ये देखा गया है कि किन परिस्थितियों में आप उन पर हमला कर सकते हैं, आप रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं और उनकी रक्षा कब की जानी चाहिए। ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही ये कहा गया है कि आप एक इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए क्या आप ध्यान में रख सकते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज को कैसे हम बचा के रखेंगे और इंडेंजर्ड स्पीसीज को खत्म न होने दिया जाए, जिससे कि ऐसा कहीं ऐसी स्थिति में आ जाए कि डायनासोर की तरह से हो जाए। डायनासोर आप देखिए, हजारों साल पहले पूरी दुनिया में डायनासोर पाया जाता था, डायनासोर ही नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है कि लोगों ने हवस में तमाम सारी चीजों को खत्म कर दिया, और उसको किन कारणों से खत्म किया वो बहुत सारी चीजों पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। अब भी ये स्थिति है कि अगर हम सतर्क नहीं हुए तो तमाम ऐसी स्थिति जो है, तमाम ऐसे जानवर, चाहे नदी में हो, चाहे नाले में हो, चाहे क्रोकोडाइल्स हो, चाहे सर्प हो, चाहे केचुआ हो, चाहे लिजर्ड हो, आप देखेंगे कि ये खत्म हो रहे हैं और इनको बचाने के लिए प्रयास किया जाता है। और ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत ही हर 3 जगह आईपीसी में भी ये प्रोविजन है कि दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग नहीं होता। ये वाइल्ड लाइफ एक्ट जब से आ गया है तब से बहुत सारी हमको सहूलियत मिल चुकी है कि हम इनको बचाने के लिए अच्छा सार्थक प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर इसके शिकार बहुत किए जाते हैं। जानवरों के शिकार पर क्या प्रावधान है और कब शिकार प्रतिबंधित है? किन हालातों में शिकार की इजाजत रहती है, किए जा सकते हैं शिकार? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जी कि कहाँ शिकार की जाती है। देखिए, सबसे आसान तो यह है कि आप पुलिस स्टेशन में 3 जगह पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में आप शिकायत कर सकते हैं, उसका लिए प्रावधान है, ऑनलाइन भी चाहें तो आप दे सकते हैं, और स्टेट के भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जो बने हुए हैं वहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। और अगर कहीं कुछ नहीं हो सकता तो पुलिस में इसकी शिकायत करिए कि देखिए इसका इंडेंजर्ड स्पीसीज को, या तमाम तरह के जो वन्य जीव हैं इनको खत्म करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और इसको रोकने के लिए आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। तो 2-3 जगह पर इसकी शिकायत की जा सकती है, पुलिस के साथ शिकायत की जा सकती है, और वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत शिकायत की जा सकती है, और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में भी इसकी शिकायत की। ये जब हम आप देखेंगे तो जब इन तीनों जगहों पर शिकायत करने के बाद तभी ये कार्रवाई हो सकती है, और जब ये कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से हमको उसका प्रतिफल मिलेगा। जी ठीक है सर, जानवरों के शिकार पर क्या प्रावधान है, और ये तो आपने बता दिया कि कैसे किया जा सकता है, लेकिन इसकी इजाजत कब होती है? शिकार की इजाजत कब रहती है, ये भी बता दीजिए। जी 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 जी, ये बात आपने ठीक कही। देखिए, शिकार की इजाजत तो ये है, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे बिल्ली अर्जुन सिंह का नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में रहने वाले, वो तो उन्होंने कई टाइगर को अपने घर में पाल रखा। हालांकि ये पालने की अनुमति नहीं है, लेकिन उनका चूंकि वो टाइगर से इतनी अच्छी स्थिति हो चुकी थी, मैत्री हो चुकी थी कि कई टाइगर उनके घर के पास आके रहने लगे थे और उनको कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन कई बार टाइगर आप देखते होंगे कि मैन ईटर्स हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि तमाम जगह के टाइगर कई ऐसे हो जाते हैं कि वो जानवरों को खाने लगते हैं, हमारे भैंस को, गाय को, बैल को, इन सारी चीजों को, मनुष्यों पर हमला करते हैं, कई बार मारते हैं। तो आत्मरक्षा में ऐसे टाइगर की शिकार किया जा सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये साबित करना, क्योंकि ये कह देना कि आत्मरक्षा में हमने किया, ये केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं हुआ। आत्मरक्षा में आपने किया है तो आत्मरक्षा के लिए वो कारण बताइए कि कहाँ किस तरह से इसने नुकसान पहुंचाया, या उसकी कोई पूर्व का इतिहास कोई ऐसा दिखाई देता हो जिसमें उसने किया है, तो तभी इसका आप शिकार कर सकते हैं, तभी इसकी अन्यथा वन्य जीवों की
रक्षा के लिए पूरा प्रयास करना होगा। इनका शिकार नहीं किया जा सकता है। केवल इन्हीं का शिकार नहीं, बल्कि तमाम पेड़ पौधों वनस्पतियों का भी आप उसके बारे में ध्यान रखना होगा और उनका शिकार, उनको आप गिरा नहीं सकते हैं, उनका दोहन नहीं कर सकते हैं, उनको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो यह तो तभी किया जा सकता है जब आत्मरक्षा की बात आ जाए, अन्यथा इनका शिकार नहीं किया जाए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी। आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को जानकारी दी और जानवरों के हित के लिए कौन से कानून हैं, कैसे इसके लिए आवाज उठाई जा सकती है, किस स्थिति में आप शिकार कर सकते हैं, अगर कोई शिकार करता है तो कैसे आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। इस विषय में बहुत विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।